तो गाइस पिछले क्लास में हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था और न्यूट्रिशन के साथ ही साथ हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को अच्छे से डिटेल में देख लिया था, जहाँ पर हम ये देख रहे थे कि प्लांट्स किस प्रकार से न्यूट्रिशन कर रहे थे। तो हमको याद है कि वो फोटोसिंथेसिस कर रहे थे, जिसमें सनलाइट के इस्तेमाल से वो अपना खाना बना रहे थे। आज हम लोग ह्यूमन न्यूट्रिशन की बात करेंगे और ह्यूमन न्यूट्रिशन के अंदर बेसिकली जो चीज़ आती है वो है ह्यूमन डाइजेशन। ठीक है। तो ह्यूमन किस प्रकार का न्यूट्रिशन कर रहा होता है, हम जानते हैं पिछली क्लासेस से कि वो बुलोजॉइड न्यूट्रिशन कर रहा होता है, यानी कि पूरा का पूरा जो खाना है वो एक बार में वो इंटेक करता है थ्रू माउथ। और माउथ से खाना जो है वो इंटेक करने के बाद उसको वो डाइजेस्ट करता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि डाइजेशन अपने आप में क्या होता है। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि डाइजेशन क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले तो हम ये चीज़ जानते हैं, इस क्लास में भी मैंने बताया था कि प्लांट जो है वो अपना खाना किस फॉर्म में बनाता है, ग्लूकोज के फॉर्म में बनाता है। प्लांट अपना खाना ग्लूकोज के फॉर्म में बनाता है। लेकिन जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज होता है, कुछ ग्लूकोज तो वो रेस्पिरेशन और एनर्जी जनरेशन के लिए इस्तेमाल करेगा। बाकी ये जो बचा हुआ ग्लूकोज है उसको वो किस में कन्वर्ट कर देता है, स्टार्च में कन्वर्ट कर देता है। उसको किस में कन्वर्ट कर सकता है, स्टार्च में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो स्टार्च है वो क्या है, वो एक पॉलीसेक्राइड है। स्टार्च क्या है, एक पॉलीसेक्राइड है। पॉलीसेक्राइड क्या होता है मैंने पिछली क्लासेस में बताया था। तो क्योंकि स्टार्च एक पॉलीसेक्राइड है, यानी कि ये एक बिगर मॉलिक्यूल है, ये एक बिगर मॉलिक्यूल था। और एक बड़ा मॉलिक्यूल होने के कारण हमारा जो इंटेस्टाइन है वो इसको एब्जॉर्ब डायरेक्टली नहीं कर सकता है। इसीलिए इसीलिए जब हम कंज्यूम करते हैं किसी प्लांट को, तो हम किसका इंटेक कर रहे होते हैं, जनरली स्टार्च और प्रोटीन और फैट्स, इनका हम लोग क्या कर रहे होते हैं, इंटेक कर रहे होते हैं। और ये तीनों ही जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। हम क्या यूज़ करते हैं इनके लिए, वर्ड मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, और मॉलिक्यूल तो मॉलिक्यूल आप जानते ही मॉलिक्यूल क्या होता है। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, साइज में बहुत बड़े होते हैं, जिनके कारण अगर आप डायरेक्टली, आपका इंटेस्टाइन चाहे कि हम इसका इंटेक कर लें या हम इसको एब्जॉर्ब कर लें, वो नहीं कर सकते। इसीलिए हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी इन बड़े मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करती है, इन बड़े मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करती है इनटू स्मॉलर एंड सिंपलर मॉलिक्यूल्स, इनटू स्मॉलर एंड सिंपलर मॉलिक्यूल्स। और इन्हीं स्मॉलर और सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। जब आप लार्जर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करोगे, जिसको आपका इंटेस्टाइन आसानी से क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, उसे हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। तो ह्यूमन न्यूट्रिशन के जनरली 5 पार्ट्स होते हैं, आपने सुना होगा पहले। क्या क्या होता है, सबसे पहले इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है कि फूड को इनटेक करना थ्रू माउथ, उसको हम इंजेशन बोलते हैं। उसके बाद डाइजेशन, डाइजेशन यानी कि जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल है उनको सिंपलर फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना, उसे हम डाइजेशन कहते हैं। उसके बाद जो अगला पॉइंट होता है वो है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है सोख लेना। ये जो इंटेस्टाइन में जब हमारा खाना पच जाएगा पूरी तरीके से, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको एब्जॉर्ब करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। उसको सोखने के प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। इसके बाद जो सोखा हुआ खाना है, जो एब्जॉर्ब्ड खाना है, उसका इस्तेमाल करना फॉर एनर्जी जनरेशन, फॉर बॉडी बिल्डिंग एंड फॉर स्टोरेज पर्पसेस, उसको हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। और आखिरी में जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको एक्सक्रीट कर देना, इसको हम बोलते हैं इजेशन। ठीक है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन का। हमको किस पे फोकस कर रहे हैं, हमको बेसिकली इंजेशन से लेकर के इजेशन तक, यानी कि एक्सक्रीशन तक हमें फोकस करना है कि क्या क्या होता है। तो चलिए चालू करते हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन को। सबसे पहले आप मान लीजिए भाई आपके सामने खाना आया है, ठीक है, और आपने वो खाना खा लिया। ठीक है, आपने वो क्या कर लिया, खाना खा लिया। तो जब आप खाना खाओगे तो स्वाभाविक सी बात है, जब जब आप खाना खाओगे तो क्या होगा, आप खाने को निगलोगे। और जब आप खाने को निगलोगे तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन अपने आप क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन क्या होगा, अपने आप चालू हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं एक बार कि आपका प्रोसेस ऑफ डाइजेशन के पीछे कौन जिम्मेदार है।
ठीक है। तो ह्यूमंस के अंदर जो डाइजेशन होता है उसके लिए एक स्पेशल ऑर्गन सिस्टम आपको मिलता है, और वो जो ऑर्गन सिस्टम है उसको हम बोलते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमंस के पास, इसको आप दो सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। इस डाइजेस्टिव सिस्टम को आप दो सेक्शंस के अंदर डिवाइड कर सकते हो। कौन से दो सेक्शंस के अंदर आप डिवाइड कर सकते हो? सबसे पहला जो सेक्शन है वो है आपका एलिमेंट्री केनाल। वो क्या है आपका? एलिमेंट्री केनाल। ठीक। एलिमेंट्री कैनाल का क्या मतलब है? वो जगह, वो कैनाल जिसके थ्रू, वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर जिसके थ्रू आपका खाना पास होगा, उसको आप एलिमेंट्री कैनाल कहते हो। आप डायग्राम से देख करके समझते हो कि आपका एलिमेंट्री कैनाल कहाँ चालू होता है? आपकी माउथ में, आपके बकल कैविटी से चालू होता है, और माउथ से होते हुए कहाँ जाता है? फेरिंग्स, फेरिंग से होते हुए ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, और अल्टीमेटली कहाँ जाता है? आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर के एंड होता है। ठीक है। तो बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल क्या है? वो पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम जहां पर फूड एंटर करेगा, जहां पर फूड जाएगा, उसको आप क्या कहते हो? एलिमेंट्री कैनाल। एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा? एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से फोल्डिंग्स रहती है, जिसके अंदर और बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। इसके अलावा, इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर, और एक कुछ और स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एसोसिएटेड रहते हैं इस एलिमेंट्री कैनाल से, यानी कि इस एलिमेंट्री कैनाल से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। उनके अंदर फूड डायरेक्टली एंटर नहीं करेगा, लेकिन लेकिन वो अपने सिक्रीशन, अपनी बनाई हुई कुछ चीजें एलिमेंट्री कैनाल के अंदर डालेंगे, जिससे फूड के डाइजेशन में मदद मिलेगी। तो दूसरा, पहले तो होगा एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरे होगा डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का क्या मतलब हुआ? सबसे पहले तो अगर आपको डाइजेस्टिव ग्लैंड समझना है तो पहले आपको ग्लैंड्स शब्द का मतलब समझना पड़ेगा। ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड आर मास ऑफ सेल। ध्यान से सुनिए, ग्लैंड्स आर मास ऑफ सेल, mass of cell which are involved in secretion, which are involved in secretion of something। ठीक है। ऐसे ग्रुप ऑफ सेल जो कि कुछ बना रहे होंगे, उनको हम क्या बोलते हैं? ग्लैंड बोलते हैं। अब ये हो सकता है कुछ भी बनाएंगे, हो सकता है ये एंजाइम बना रहे होंगे, हो सकता है ये हार्मोन बना रहे होंगे, हो सकता है ये स्वेट बना रहे होंगे, ऑयल बना रहे होंगे, कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, ये कुछ भी बना सकते हैं। ऐसे ग्रुप ऑफ सेल जो कि कुछ बनाने का काम कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लैंड बोलते हैं। कुछ केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? ग्लैंड बोलेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब यहाँ पर मैंने जब ग्लैंड कहा, तो मैंने साथ ही साथ तीन और शब्दों का प्रयोग किया कि एग्जाम्पल्स में, कि ग्लैंड ये सब बना सकता है। तो इन एग्जाम्पल्स को हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले जो शब्द मैंने इस्तेमाल किया वो था एंजाइम। अब ये क्वेश्चन उठता है, सर कि एंजाइम क्या होता है? हमने तो पहली बार सुना है। ऐसे मैं जानता हूँ आपने पहली बार नहीं सुना होगा, बट एंजाइम होता क्या है? ठीक है, तो एंजाइम को हम डिफाइन करते हैं बायो बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट। अब इसका क्या मतलब? मैंने कहा एंजाइम क्या है? बायो कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? तो आपने केमिस्ट्री के अंदर कभी पढ़ा होगा कि कैटलिस्ट क्या होता है। कि आप पेज ऐड कर लेते हैं। ठीक है, हमने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा था कि भाई मान लो कोई रिएक्शन है, A+B गिव्स यू C। ठीक है, ये रिएक्शन हो रहा है बहुत आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसकी एक दिक्कत है कि इस रिएक्शन का रेट क्या है? बहुत स्लो है, बहुत धीरे धीरे ये रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तेजी से ये रिएक्शन हो नहीं पा रहा है। तो हम क्या करते हैं केमिस्ट्री के अंदर? इस रिएक्शन को तेज करने के लिए हमें सब्सटेंस डालते हैं। मान लो यहाँ पे मैंने डी सब्सटेंस डाला। ठीक है, अब ये डी सब्सटेंस की खास बात क्या है कि ये जो डी सब्सटेंस है, ये इस रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा। आपने अगर 1 ग्राम डी डाला था, तो ये रिएक्शन के एंड होने तक 1 ग्राम ही बचा रहेगा। इसके कॉन्सेंट्रेशन के अंदर, इसके मास के अंदर कोई फर्क नहीं आने वाला। ठीक है, तो फिर हमने डाला क्यों था? हमने इसलिए डाला था ताकि इस रेट को क्या कर सके? ये चेंज कर सके। ताकि इस रेट को क्या कर सके? चेंज कर सके।
तो ऐसे सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को ऑल्टर कर सके या फिर चेंज कर सके, उनको हम क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट। उनको हम क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट। अब हमने सिर्फ कैटलिस्ट तो कहा नहीं, हमने क्या कहा? बायो कैटलिस्ट। हमने क्या कहा? बायो कैटलिस्ट। बायो का मतलब होता है लाइफ, यानी कि लिविंग कैटलिस्ट। ऐसे कैटलिस्ट जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं एंजाइम्स। अब समझ में आया एंजाइम क्या होते हैं? तो आपकी बॉडी के अंदर जहां जहां कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वहां पर कुछ ना कुछ कर रहे होंगे क्या? बायोपेकलिस्ट कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, जिनको हम क्या बोल देते हैं? एंजाइम बोलते हैं। अब वापस हम लोग पीछे आ जाते हैं, और हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि एंजाइम क्या होता है, हमको पता चल गया। अब हम देखते हैं कि हार्मोन क्या होता है, क्योंकि मैंने एग्जांपल दे दिया, ऐसे हार्मोन इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैंने क्योंकि शब्द का प्रयोग किया तो अब समझाना पड़ेगा। देखिए, हार्मोन क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं जो कि एक पार्ट ऑफ बॉडी से दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी में मैसेंजर का काम करते हैं। संदेश वाहक सुना है आप सबने? पुराने ज़माने में क्या होता था? आपके पास पोस्टमैन होता है जो कि आपके संदेश को लेकर के दूसरी जगह जाया करते थे। आजकल हमारे पास व्हाट्सएप है। सिमिलरली व्हाट्सएप को भी आप मैसेंजर बोलते हो, तो सिमिलरली हॉर्मोन्स भी है। मान लो ब्रेन में बना, ब्रेन को कुछ कहना था, ठीक है, ब्रेन को किसी पार्ट ऑफ बॉडी से कुछ कहना था। मान लो ब्रेन को जो है ना, हमारे थायराइड ग्लैंड से कुछ कहना था, तो ब्रेन ने क्या किया? कुछ केमिकल्स रिलीज किए, और वो जो केमिकल है वो क्या करेंगे? वो मैसेज लेकर के जाएंगे थायराइड तक। तो हार्मोन समझ गया, दीज आर केमिकल मैसेंजर्स। स्वेट क्या होता है? ऑयल क्या होता है? तो शायद आपको पता ही होगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं कहाँ था? मैं था एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर। एलिमेंट्री कैनाल वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पे क्या होगा? आपका फूड जाएगा। और दूसरा, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ऐसे ऐसे सेल, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल, ऐसे ऑर्गन्स जो कि क्या कर रहे होंगे? कुछ ना कुछ सिक्रीट कर रहे होंगे। मेनली क्या सिक्रीट करेंगे? एंजाइम सिक्रीट कर रहे होंगे। अगर ये समझ में आ गया है तो अब हम एक एक करके एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर्स और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली किस प्रकार से डाइजेशन हो रहा है, हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखने की कोशिश करते हैं। तो किस प्रकार से होगा हम देखते हैं एक बार, ठीक है। देखिए, जब हम फूड को खाते हैं तो फूड सबसे पहले कहाँ जाता है? सबसे पहले कहाँ जाएगा? माउथ के अंदर जाएगा, ठीक है। माउथ के अंदर जाने के बाद फूड कहाँ इंटर करता है? आपकी बकल कैविटी के बकल कैविटी के अंदर। बकल कैविटी क्या होती है? वो खाली जगह जो कि आपके माउथ के अंदर है, उसको हम क्या बोलते हैं? बकल कैविटी बोलते हैं। अब जो ये बकल कैविटी है, उसके अंदर आपको तीन मेजर ऑर्गन्स दिखेंगे, मतलब दो मेजर ऑर्गन दिखेंगे। बकल कैविटी के अंदर दो मेजर ऑर्गन होते हैं, और एक ऑर्गन जो है वो कनेक्टेड रहता है बकल कैविटी में थ्रू इट्स डक्ट्स, ठीक है। देखिए कौन से थ्रू। सबसे पहला तो आपको टिथ दिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या दिखेंगे आपको? टिथ दिखेगा, दांत जिसको हम बोलते हैं। फिर आपको क्या दिखेगा? टंग दिखेगा, ठीक है। क्या दिखेगा? टंग दिखेगा। और अल्टीमेटली आपको दिखता नहीं है, लेकिन आपका माउथ जो है वो डक्ट के थ्रू कहाँ कनेक्टेड रहता है? सलाइवरी ग्लैंड से कनेक्टेड रहता है। तो आपका जो बकल कैविटी है वो किससे कनेक्टेड है? कनेक्टेड विथ सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। आपकी जो बकल कैविटी है वो कहाँ से कनेक्टेड है? सलाइवरी ग्लैंड से कनेक्टेड। अब टीथ से चालू करते हैं। टीथ क्या होता है भाई? टीथ क्या होता है? दीज आर ऑर्गन ऑफ बाइटिंग एंड चूइंग। चबाने में और काटने में कौन हेल्प करता है हमें? टिथ हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा टिथ का और कोई फंक्शन है क्या? हाँ भाई, टिथ का एक फंक्शन ये भी है कि हमें स्पीकिंग में भी हेल्प करता है। तो टिथ क्या करेगा? जैसे ही आपने खाना खाया तो टिथ क्या करेगा? जो हार्ड सब्सटेंस है उसको तोड़ देगा, ब्रेक डाउन ऑफ फूड करेगा, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ फूड करेगा, ठीक है। और ये जो ब्रेक डाउन करेगा, ये जो फूड को तोड़ेगा, ये कैसे तोड़ेगा? केमिकली तोड़ेगा क्या? केमिकल का इस्तेमाल करके तोड़ेगा क्या? नहीं। टीथ किस प्रकार से फूड को तोड़ता है? फिजिकली। फिजिकली यानी कि फिजिकली ब्रेक करेगा, आपके फूड को साइज में छोटा करेगा, फूड को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देगा। इसके अलावा टीथ का एक और काम होता है, वो आपको
स्पीकिंग में हेल्प करता है, वो आपका बोलने में हेल्प करता है। ठीक है, तो भाई पहला तो काम हो गया टिथ का। आपने जैसे ही खाना खाया किसके हेल्प से खाया? टिथ के हेल्प से खाया। फिर जो अगला ऑर्गन आपको मिलेगा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर वो क्या होगा? टंग। ठीक है, अब टंग की खास बात क्या है? टंग की खास बात क्या है कि ये आपको किस में हेल्प करता है? टेस्ट में हेल्प करता है। ठीक है, टंग क्या करता है? आपको टेस्ट में हेल्प कर रहा होता है। सबसे पहले तो टंग होता क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। क्या होता है? एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि आपको किस में हेल्प करेगा? टेस्ट में हेल्प करेगा। टंग में क्या प्रेजेंट होता है? टंग की जो ऊपरी लेयर होती है उसको डॉर्सम बोलते हैं। उस लेयर में क्या प्रेजेंट होगा? टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं। और ये जो टेस्ट बर्ड है आपको टेस्ट में हेल्प करते हैं। कोई चीज़ मीठी है, कोई चीज़ कड़वी है, ये चीज़ कैसे पता चलेगी? टेस्ट बर्ड से पता चलेगी, आपके टंग से पता चलेगी। इसके अलावा टंग का एक और काम है। वो क्या काम है? ये आपको आपके फूड को प्रॉपर ही मिक्स करता है। किसके साथ? सलाइवा के साथ। ठीक है, आपके फूड को सलाइवा के साथ प्रॉपरली मिक्स करने में कौन हेल्प करता है? आपका टंग हेल्प करता है। जिससे फूड, जो ड्राई फूड है वो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा लुब्रिकेटेड हो जाएगा, ताकि वो आपके पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में अच्छे से ट्रेवल कर पाए। ये बात क्लियर है? ठीक है भाई, ये बात क्लियर है। इसके बाद जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका सलाइवरी ग्लैंड। उस पर आते हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है? सलाइवरी ग्लैंड का एक ही काम है, वो क्या बनाएगा? आपका सलाइवा सिक्रीट करेगा। क्या बनाएगा? सलाइवा। ठीक है, सलाइवा क्या होता है? सलाइवा वो लिक्विडी सब्सटेंस है जो कि आपके माउथ में बनता है। ठीक है, और जो सलाइवा है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इसके अंदर एक खास चीज प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी सलाइवरी अमाइलेज। अमाइलेज क्या है? एक एंजाइम। सलाइवरी अमाइलेज क्या है? एक एंजाइम। एंजाइम क्या होता है? मैंने अभी बताया। तो ये जो सलाइवरी अमाइलेज है इसका क्या काम है? ये ये स्टार्च को कन्वर्ट करता है इंटू माल्टोस जो कि एक कंपेरेटिवली सिंपल शुगर है। ठीक है, स्टार्च आपका एक बड़ा मॉलिक्यूल है, उसको छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है कौन? सलाइवरी माइलेज। ठीक है, तो सलाइवा का एक काम तो हो गया। सलाइवा का एक काम क्या हुआ? सलाइवरी अमाइलेज से स्टार्च को माल्टोज में तोड़ना। ये पहला काम है। फिर इसके अलावा और भी काम होते हैं। कौन से काम है भाई? सलाइवा का एक और काम है फूड को लुब्रिकेट कर। क्या करना? फूड को लुब्रिकेट करना, यानी कि फूड को चिकना बनाना ताकि वो गटकने में आसानी करे। सलाइवा आपको बोलने में भी मदद करता है। आप बिना सलाइवा के अच्छे से बोल नहीं पाओगे। इसके अलावा सलाइवा की एक और खास बात होती है कि इसमें एंटी इन्फेक्शियस प्रॉपर्टीज भी होती है जो कि हमारे मुंह में किसी भी तरह के इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोकती है। ठीक है, तो सलाइवा का फंक्शन आपको समझ में आया। अब हो क्या गया है? आपने खाना खा लिया है और उसको अच्छे से चबा दिया है, जिससे आपके टिच ने क्या किया? फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर दिया। आपके टंग ने क्या किया? उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को सलाइवा के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया। अब ये जो सलाइवा से मिक्स हुआ, इस सलाइवा के अंदर क्या था? सलाइवरी अमाइलेज था, जिसने क्या किया? स्टार्च को तोड़ दिया किसमें? छोटे मॉलिक्यूल्स में, जिसको हम बोलते हैं माल्टोस। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो फूड है, अब वो स्मॉल पार्टिकल्स में हमारा जो फूड है वो स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक हो चुका है और सलाइवा के साथ मिक्स हो चुका है। ऐसे ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? जब हमारे फूड स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक होकर के सलाइवा के साथ मिक्स हो जाएगा तो उस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? बोलस। ठीक है, और ये जो बोलस है ये इतने अच्छे से लुब्रिकेट हो चुका है कि अब हम इसको गिटक सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है? अब हम इसको swallow कर लेते हैं, गिटक जाते हैं। ठीक है, तो आप देखिए 2 मिनट। तो अब होगा क्या? फूड यहाँ था, फूड कहाँ था? माउथ में था। अब हम इस फूड को क्या कर देंगे? गिटक लेंगे। अब हम इसको गिटक लेंगे। गिटकने को ही हम क्या बोलते हैं? डिग्लूटिनेशन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इसको डिग्लूटिनेट कर लेंगे या फिर गिटक जाएंगे इस खाने को। अब देखिए भाई, जब हमने इस खाने को बिकता तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप बोलते हैं फेरिंग्स, जिसको आप क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। अब ये फेरिंग्स है क्या? इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। देखिए, जब आप फूड को बिट किए, मान लीजिए ये आपका माउथ है। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है? आपका माउथ है।
और माउथ से जो फूड है वो नीचे आ रहा है, माउथ से आपने देखा फूड नीचे आ रहा है। तो फूड के पास जाने के लिए दो रास्ते होते हैं, ठीक है। फूड के पास क्या होता है, जाने के लिए दो रास्ते प्रेजेंट होते हैं। कौन से रास्ते प्रेजेंट होते हैं? एक रास्ता तो ये है कि वो इस तरफ चले जाए, यानी कि विंड पाइप के अंदर चले जाए, विंड पाइप के अंदर चले जाए, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेकिया, ठीक है। एक रास्ता है कि वो ट्रेकिया के अंदर या फिर विंड पाइप के अंदर चले जाए। दूसरा रास्ता है कि वो कहाँ चले जाए, ईसोफेगस को चले जाए, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप, ठीक है, फूड पाइप में चलता है। अब आप मुझे बताइए कि हम क्या चाहेंगे कि फूड हमारा कहाँ जाए, विंड पाइप के अंदर चले जाए, फिर वो लंग्स में चले जाएगा खाना, और लंग्स में चले जाएगा तो क्या हो सकता है, हमारा खाना खाना का कुछ नहीं होगा, हमें ही कुछ हो जाएगा कि चोकिंग हो सकती है, ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक अच्छे से नहीं पहुंचेगा। तो हमारी बॉडी नहीं चाहती कि खाना कहाँ जाए, खाना इस विंड पाइप के अंदर जाए, हमारी बॉडी नहीं चाहती। तो हमारी बॉडी क्या करती है, यहाँ पर एक डोर टाइप का स्ट्रक्चर, एक कार्टिलेजिनस फैप टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पर लगा करके रखती है, जो कि क्या होता है, जैसे ही खाना आया ये अपने आप बंद हो जाता है, जिससे विंड पाइप का जो ग्लॉटिस, विंड पाइप को क्योंकि ऊपर के सेक्शन को ग्लॉटिस बोलते हैं, तो ग्लॉटिस जो है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और जैसे ही ग्लॉटिस बंद हुआ, एक ही रास्ता बचता है आपके फूड के पास जाने के लिए, वो कौन सा है, ईसोफेगस का रास्ता, स्टमक का रास्ता, ठीक है। इसीलिए हम जनरली बोलते हैं कि खाना खाते टाइम बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बात करोगे तो बेसिकली आप सांस ले रहे होते हो, और ये जो एपिग्लॉटिस, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस। ये जो कार्टिलेज से बना हुआ स्ट्रक्चर है, क्या होता है, ये खुला खुला रह जाता है और खाना कई बार चोक हो जाता है। तो इसलिए हम बोलते हैं खाना खाते टाइम बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर इंसान चोक होकर के इवन डेथ भी हो जाती है सीवियर केसेस के अंदर, ठीक है। तो अब मैंने वहाँ एक स्ट्रक्चर लिखा था फेरिंग्स। फेरिंग्स होता क्या है, बेसिकली वो कॉमन रास्ता जहाँ से फूड और एयर दोनों पास हो सके, ठीक है, जहाँ से फूड और एयर दोनों पास होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। इसके बाद फेरिंग्स दो जगहों पे निकल सकता है, जैसे एक सड़क है और वो सड़क जो है वो डाइवर्ट हो रही है दो सड़कों में, ऐसे ही आपका फेरिंग्स है वो डाइवर्ट होता है दो सड़कों में, इनटू इसोफेगस एंड योर ट्रेकिया, ठीक है। तो अब हम क्या चाहते हैं, अब ये खाना कहाँ जाए, आपके ईसोफेगस के अंदर जाए। और खाना नहीं बोलेंगे आपसे, हम क्या बोलेंगे, बोलस बोलेंगे। ये जो बोलस है वो कहाँ जाएगा, आप ईसोफेगस के अंदर जाएगा। तो अब क्या हो रहा है, अब ये जो खाना है ये कहाँ चले गया, ईसोफेगस के अंदर चले गया, किसके थ्रू, फेरिंग्स के थ्रू अंदर चले गया। अब क्या होगा, देखिए, ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये तो इंसान खड़ा है उसका डायग्राम है। मान लीजिए मैंने खाना खाया और मैं लेट गया, ठीक है। तो बेसिकली इसको ऐसा इमेजिन करें। अब आप मेरे को बताएं कि फूड यहाँ पर मान लीजिए इसोफेगस में था, तो क्या अब वो फूड मूवमेंट करना बंद कर देगा, क्या अब वो नीचे नहीं जाएगा? स्वाभाविक सी बात है, ऐसा हो तो बड़ी दिक्कत होगी। इसको काउंटर करने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, हमारा पूरा का पूरा जो गट है, यानी कि पूरा का पूरा जो एलिमेंट्री कैनाल है वो क्या करता है, मूवमेंट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टेलिसिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टेलिसिस। पेरिस्टेलिसिस क्या है, एक रिदम के साथ हमारा जो इसोफेगस है, हमारा जो स्टमक है, हमारा जो इंटेस्टाइन है, वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है। क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है एक रिदम के साथ, जिससे जो फूड पार्टिकल है, चाहे आप लेट जाए खाना खा करके, फूड पार्टिकल क्या है, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो ये जो इसोफेगस है, इसमें आप एक ही चीज याद रख लीजिए, इस इसोफेगस में एक ही चीज याद रख लीजिए कि इसोफेगस और साथ ही साथ हमारा पूरा का पूरा जो एलिमेंट्री कैनाल है वो क्या करता है, पेरिस्टेलिसिस, यानी कि एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वाली मूवमेंट करता है, ठीक है। अब हमने खाना खा लिया है, खाना इसोफेगस में भी एंटर हो चुका है, और इसोफेगस के बाद अब वो कहाँ एंटर होगा, आपके स्टमक के अंदर एंटर होगा। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये पूरा, ये क्या है, आपका स्टमक ही, ठीक है। अब हम थोड़ा सा स्टमक के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो स्टमक की खास बात क्या है, स्टमक की खास बात क्या है, स्टमक की खास बात ये है कि ये क्या होता है, मस्कुलर बैग होता है। तो क्या होता है, मस्कुलर बैग होता है, ठीक है, मसल से बना हुआ है बैग, झोले टाइप का, जिसमें आपका खाना स्टोर होगा।
इसके अलावा ये अपना शेप जो है, ये अपना साइज जो है वो चेंज कर सकता है, ठीक है। बेस्ड अपॉन कि कितना खाना एंटर हो रहा है, उस हिसाब से अपना साइज जो है वो चेंज कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा ये कुछ ऐसे सब्सटेंस बनाता है, कुछ ऐसे सब्सटेंस सिक्रीट करता है, सिक्रीट का मतलब बनाना होता है, जिससे हमारे डाइजेशन में हेल्प मिलती है, ठीक है। अब वो कौन से सब्सटेंस होंगे एक बार हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहले आपका स्टमक क्या बनाएगा, HCl। क्या बनाएगा, HCl, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा, ये क्या बनाता है, एक एंजाइम बनाता है जिसको हम बोलते हैं पेप्सिनोजेन। क्या बोलते हैं, पेप्सिनोजेन। और तीसरा, ये क्या बनाता है, ये म्यूकस बनाता है। ये क्या बनाता है, म्यूकस बनाता है, ठीक है। तीन चीजें आपका स्टमक बना रहा होता है, ठीक है। कौन सा, HCl, पेप्सिनोजेन और म्यूकस। इसमें याद रखिए कि HCl का काम क्या है। HCl सबसे पहले तो जो हार्ड सब्सटेंस है, जो हार्ड सब्सटेंस है फूड के अंदर, उसको सॉफ्ट में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है, हार्ड फूड सब्सटेंस को सॉफ्ट में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा, ये करने के अलावा, ये सारे माइक्रोब्स को, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया हुए, उनको किल कर देता है। सारे माइक्रोब्स को क्या कर देगा, किल कर देगा। इसके अलावा ये पेप्सिनोजिन को एक्टिवेट कर देता है। क्या करता है, ये पेप्सिनोजिन को एक्टिवेट कर देता है। अब कि पेप्सिनोजिन क्या है, पेप्सिनोजिन एक इनएक्टिव एंजाइम है। क्या है, इनएक्टिव एंजाइम है, जो कि एसिडिक एनवायरनमेंट में किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेक्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और इस पेक्सिन की खास बात क्या है, ये जो पेक्सिन है ये प्रोटियोलाइटिक होता है। प्रोटियोलाइटिक का मतलब प्रोटीन को तोड़ने वाला। यानी कि ये क्या करेगा, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को किस में कन्वर्ट कर देगा, सिंपल पेप्टाइड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये प्रोटीन को तोड़ देगा सिंपल पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स के अंदर। कौन करेगा, ये पेप्सिन करेगा। एक क्वेश्चन हमारे मन में आना चाहिए कि ये जो पेप्सिन है, ये डायरेक्टली पेप्सिन भी तो बन सकता था, ये पेप्सिनोजिन के फॉर्म में क्यों बन रहा है। तो उसका कारण है कि अगर हमारी बॉडी डायरेक्टली पेप्सिन बनाएगी तो सेल के अंदर भी तो प्रोटीन है, वो भी टूट सकता है। अगर सेल के अंदर प्रोटीन टूटेगा तो उसका ऑर्गेनाइजेशन खतरे में आ सकता है। इसीलिए हमारी बॉडी क्या करती है, पेप्सिनोजिन के फॉर्म में बनाती है, और फिर आखिरी में ये HCl के कॉन्टेक्ट में आके क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, और प्रोटीन को किस में तोड़ देता है, पेप्टाइड मोलिक्यूल्स में तोड़ देता है। आखिरी में म्यूकस क्यों है, म्यूकस इसलिए है ताकि आपकी जो स्टमक है उसकी लाइनिंग, इनर लाइनिंग जो है वो HCl से जल ना जाए। इसलिए एज अ प्रोटेक्टिव मेजर आपके स्टमक के अंदर म्यूकस भी सिक्रीट होता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर यह आ सकता है, मतलब आप अपने आप से पूछ सकते हो कि आपके स्टमक के पास म्यूकस है, आपके स्टमक के पास म्यूकस है, लेकिन आपकी इसोफेगस के पास म्यूकस नहीं है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि अगर आपका स्टमक एक्सेस में एसिड बना रहा है, अगर आपका स्टमक एक्सेस में बहुत ज़्यादा एसिड बना रहा है, तो ये जो एसिड है स्टमक का, वो कहाँ चले जा सकता है, इसोफेगस में चले जा सकता है, जिसके कारण आपको बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसिडिटी। तो एसिडिटी का कारण बेसिकली यही है कि आपके स्टमक में ज़्यादा एसिड बन रहा है, ठीक है। इसके बाद हमने कहाँ तक पहुँच लिया, हम स्टमक तक पहुँच गए, ठीक है। हम क्या पहुँच गए, हम स्टमक तक पहुँच गए हैं। अब इसके आगे की जो डाइजेशन है, क्योंकि वीडियो अच्छा खासा लंबा हो गया, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप यहाँ तक पढ़ें अच्छे से, और इसके आगे का जो प्रोसेस है हम अगले एपिसोड में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर एक बार रिवाइज कीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। इसके आगे का जो डाइजेशन का है वो हम अगले एपिसोड में कर लेंगे।